नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और आपने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है तो आपके लिए मेरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन 8 बजे शाम को एक संस्कृत का वीडियो देता हूं, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जितने भी टॉपिक आए हैं अब तक अनुच्छेद जो छांटने के लिए और जो भी पेडागोजी आई है उसका एक हम चुना हुआ संकलन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 तक की एनसीईआरटी की जो संस्कृत की पुस्तकें हैं उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो मैं प्रतिदिन, चूँकि जो गद्यांश आता है छांटने को उसमें से छांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो पद्यांश होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम छात्रों को होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक नियम चलाया है कि हम रोज जो 6, 7, 8 की किताबें हैं उसमें 7 की किताब से आज हमने ये लिया है श्लोकों का संकलन। इसका हम अर्थ बताएंगे, साथ ही साथ प्रश्न छांटने कैसे हैं। इसके बाद हम 10 अंक की आपको पेडागोजी बताएंगे, आपको कैसे छांटनी है, कैसे प्रश्न आए तो कौन सा उत्तर देना है, युक्तियों के साथ। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है, न चौरहार न च राजहार। न चौरहार न च राजहार, न भ्रात भाज्य न च भार करी, वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। अर्थात न चोर चुरा सकता है, चौरहार मतलब चुराना, ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजहार और ना ही इसे राजा ले सकता है। न भ्रात भाज्य न च भार करी, और ना ही भाई में इसका बंटवारा हो सकता है और ना ही इसका कोई भार लगता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने से, खर्च करने से विद्या बढ़ती है। साथ ही साथ विद्याधनम, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और व्यय करने से विद्या बढ़ती है, खर्च करने से बढ़ती है। तो विद्याधनम सर्व प्रधानम, सचमुच विद्याधन सर्व प्रधान धन है। आइए एक बार फिर से विचार करते हैं कि ना तो इसे कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राजा ले सकता है, भाइयों में इसका बंटवारा नहीं हो सकता और ना ही इसका कोई भार लगता है, और व्यय करने से यानी खर्च करने से ये नित्य बढ़ती है। साथ ही साथ विद्याधन सभी धनों में सर्व प्रदान है। विद्या नाम नरकस्य रूप मदिगम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यश सुखकारी, विद्या गुणांग गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, नह धनम विद्या विहीनम पशु। विद्या नाम नरस्य रूप मदिगम, प्रच्छ गुप्तम धनम। अर्थात विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है। विद्या नाम नरकस्य रूप मदिगम, अर्थात विशिष्ट रूप है। विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है। विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या जो है छुपा हुआ धन है, गुप्त धन है। वह विद्या भोगकारी है, वह भोग देने वाली है। सुखकारी मतलब भोग देने वाली है, साथ ही साथ अंशदात्री, यशदात्री और सुख कारक है। विद्या गुरुणाम गुरु, यानी विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या वंद जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, मतलब विदेश जाने पर इंसान ही बंद होता है। ठीक है, यानी विद्या वंद जनो विदेश गमने, विदेश जाने पर वह इंसान की बंधु है। कौन? विद्या। विदेश जाने पर यानी विद्या वंद जनो विदेश गमने, विदेश जाने पर इंसान की जो भाई है, इंसान का भाई है, वो कौन है? विद्या। विद्या परा देवता, ठीक है, और विद्या बड़ी देवता है। राजाओं में यानी विद्या राजस पूज्यन्ते, विद्या का राजाओं में सम्मान, मतलब राजा लोग सम्मान करते हैं, विद्वानों को लोग पूजते हैं, विद्या को पूजते हैं। नह धन विद्याहीनम पशु, वास्तव में जो धन की नहीं बल्कि किसकी पूजा होती है? विद्या की पूजा होती है, और विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। तो विद्या सर्वश्रेष्ठ, इंसान की विशिष्ट क्या है? इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है, भोग देने वाली है, यशदायी है और सुख कारक है। विद्या गुरुओं की गुरु है, और विद्या
विदेश जाने पर विद्या भाई का कार्य करती है। विद्या एक देवता है, विद्या की ही राजा लोग पूजा करते हैं। नह धनम विद्या विहीनम पशु, और राजा लोग धन की पूजा नहीं करते, किसकी करते हैं? विद्या की। इसलिए जो विद्या विहीन है वो साक्षात पशु के समान है। मातेव रक्षत पितेव हिते, मातेव रक्षत पितेव हिते नियुक्तते कांतेव चावरमय ते पनीयम खेदम लक्ष्मी तनोन वितनोति च दिक्षु कीर्तम किम किम न साधित कल्पतेव विद्या। अर्थात विद्या माता की तरह रक्षण करती है। मातेव रक्षत यानी विद्या माता की तरह रक्षा करती है। पितेव हिते नियुक्तते, और पिता की तरह हित चाहने वाली है। कांते, कांते माने होता पत्नी, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को रिझाने वाली है। कांते मतलब पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को रिझाने वाली है, साथ ही साथ शोभा प्राप्त करने वाली है। पनियम खेदम लक्ष्मी तनोत वितनोत च दक्षु कीर्तम, अर्थात शोभा प्राप्त करने वाली और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। लक्ष्मी तनोत वितनोत च दिक्षु कीर्तम यानी चारों दिशाओं में यश सम्मान फैलाने वाली है। सचमुच किम किम न साधित कल्पतेव विद्या, सचमुच कल्प वृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, जो विद्या है वो माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित चाहने वाली है, और पत्नी की तरह क्या है कि थकान दूर करके मन को रिझाने वाली है, और लक्ष्मी की तरह साथ देती है, और चारों दिशाओं में कीर्ति और यश फैलाने वाली है। विद्या कल्प वृक्ष की तरह क्या क्या सुख नहीं देती है, क्या क्या सुख नहीं देती है, या क्या क्या सिद्ध नहीं करती है। सभी सिद्धियों में विद्या सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। उम्मीद है आपको तीनों श्लोकों के अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न कैसे हो सकते हैं? का पशु, प्रश्न कह रहा है कि पशु कौन है? तो विद्या विहीनम पशु। तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि विद्या विहीनम पशु, अर्थात जो विद्या विहीन है वो साक्षात पशु के समान है। दूसरा है का भोगकारी। तो भोगकारी क्या है कि विद्या भोगकारी है, अर्थात विद्या भोग करने वाली है। तो आपको यहां पर उत्तर क्या लिखना है? विद्या। का चोरहार, किसको चोर चुरा नहीं सकते। न चोरहार नच राजहार। अब यहां पर देखो प्रश्न आ गया ना, और आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन आपने भर तो दिया अंग्रेजी की वजह से, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखेंगे विद्या तो कोई लिखा ही नहीं है। ठीक है, फिर आप ना देखेंगे, चा देखेंगे, बस यहीं पर देखेंगे और ऑप्शन में एक ना और चा जरूर होगा, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, भूल जाएंगे, आपको अर्थ नहीं आता। तो इन्हीं चीजों को कंफर्म करने के लिए हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। आप प्रतिदिन हमारा वीडियो देखिए। तो न चोरहार न राजहार, अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा ले सकता है, न भ्रात जाए यानी भाइयों में बंटवारा हो सकता है, और ना ही मतलब ये भार भी नहीं ढोती है। व्यय कृते वर्धत, व्यय करने से बढ़ता है। एव नित्यम विद्या धनम सर प्रदानम। अब यहां पर विद्या धन की बात की गई है, तो कौन नहीं चुरा सकता है? किसको? न चोरहार। किसको? का चोरहार यानी विद्या रूपी धन को, विद्या धनम। व्यय कृते का वर्धते। अब देखो प्रश्न में ढूंढते हैं कि व्यय करने से क्या बढ़ता है। ठीक है, तो व्यय कृते वर्धते एव। अब देखो यहां पे पूरे प्रश्न में मतलब पूरा जो श्लोक दिया है उसमें विद्या धन की चर्चा हुई है। ठीक है, तो व्यय करने से क्या बढ़ता है? तो व्यय कृते वर्धते क्या? विद्या धनम, अर्थात विद्या बढ़ती है। अब बात करते हैं कि राजसु का पूज्यन्ते। ठीक है, राजा लोग किसकी पूजा करते हैं? तो यहां पे लिखा है विद्या राजस पूज्यन्ते नह धनम। जो राजा लोग होते हैं वो विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। ठीक है, तो राजसु का पूज्यन्ते, तो विद्या की पूजा करते हैं, विद्या। या फिर आप विद्या ही लिखी रहने दी, धन भी लिख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। विद्या का गुरु यानी विद्या किसकी गुरु है? तो विद्या गुरुणाम गुरु, अर्थात गुरुणाम गुरुओं की भी गुरु है, गुरुणाम।
इस तरीके से श्लोक आएंगे और जैसे आप यहाँ कंफ्यूज हुए हैं वैसे ही सभी में होंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम तीनों पुस्तकों का आपको अध्ययन करा देंगे जब तक आपका सीटेट का पेपर होगा। और साथ ही साथ अब आगे का जो टॉपिक है वो पेडालॉजी में बताता हूँ कैसे आपको छांटनी है। आइए अब संस्कृत की पेडागोजी के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हमें कैसे उत्तर लगाना है। सबसे पहले दिया है कि वाक् कौशल परिणामकारी विधि, मतलब वाक् माने होता है बोलना, तो बोलना अगर कौशल है तो उसमें परिणामकारी यानी जो उत्तर है, रिजल्ट है, वो कौन सी विधि सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो स्थानापत्य सारणी अभ्यास। ठीक है, तो इस तरीके का एक ऑप्शन दिया होगा वो आपका उत्तर होगा। अब बात करते हैं कि भाषा बोध का नाम आद्य कर्तव्यम, यानी भाषा बोधन का आद्य कर्तव्य क्या है। भाषा बोध का नाम आद्य कर्तव्यम, यानी भाषा बोधन का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो छात्राणाम भाषा दोष शोधनम, यानी जो छात्रों के भाषा के दोष हैं उनका शोधन करना है। ठीक है, उनका शोध करना ही भाषा बोध का नाम आद्य कर्तव्यम है। इस तरीके का ऑप्शन आपका दिया होगा वो सही होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दिया है कि व्याख्यान पठने एतच्च य अंतमति वास्तवानाम यानी व्याख्यान पठन में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है। व्याख्यान पढ़ने का मतलब होता है, जैसे व्याख्यान का मतलब क्या, तो व्याख्यान के माध्यम से, या व्याख्यान पठन से हम ऐसे भी आशय लगा सकते हैं कि मतलब बृहत ग्रंथ पढ़ना। ठीक है, तो व्याख्यान पढ़ने एतच्च यन्मति अर्थात इनमें से कौन सा उपयुक्त हो सकता है, तो वास्तवा नाम घटना सारणीनम। ठीक है, जो व्याख्यान पठन होता है, जैसे हमने किसी पर लेक्चर दे रहे हैं तो उस पर लेक्चर देने का मतलब ये है कि जो वास्तविक घटना है उन पर फोकस डाला जाए, उन पर अध्ययन किया जाए वास्तविक घटनाओं पर। ठीक है, तो वास्तवानाम घटना सारणी आपका उत्तर होगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रंथ पाठे नियमानुसारेण शिक्षायाम पद पूरित। ग्रंथ पाठे यानी जो ग्रंथ पढ़ा जा रहा है उसमें नियम के अनुसार यदृच्छाया पद पूरिता, अर्थात एक ग्रंथ में एक पाठ पढ़ा दिया गया है, पाठ पढ़ाने के बाद एक पद पूरित करने को दिए गए हैं, मतलब पद पूरित मतलब एक लाइन दी गई है उन्हें पूरा करने के लिए दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा उत्तर प्रभावी होगा, तो इसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाला जो ऑप्शन दिया होगा वो आपका सही होगा। उसके बाद बात करते हैं औपचारिक अनौपचारिक व संभाषणे, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक का मतलब क्या होता है कि औपचारिक का मतलब होता है कि उपचार धन एक, अर्थात यहाँ पे उपचार संभव है, और अनौपचारिक का मतलब हुआ अनउपचार धन एक, अर्थात अनौपचारिक। तो जहां पे उपचार संभव है तो वो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है, और अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, जो हमारे समाज में पास पड़ोस में जो शिक्षा दी जाती है वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि औपचारिक अनौपचारिक व संभाषणे, यानी अनौपचारिक और औपचारिक संभाषण इनमें से कौन सा होगा, तो सूक्ति भाषा कौशलम प्रयोग है। अब देखिए अनौपचारिक का मतलब क्या है, जो समाज में पड़ोस में कोई एक ऐसी सूक्ति बोली जाती है ना, जैसे सत्यमेव जयते। अब सत्यमेव जयते को गांव में भी सिखाया जाता है अनौपचारिक शिक्षण के रूप में, या मतलब वातावरण में जहाँ पे आप रह रहे हैं पड़ोस में समाज में हम कह सकते हैं। तो जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, एक सूक्ति है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और वही चीज आपको औपचारिक शिक्षण के रूप में विद्यालय में भी पढ़ाई जाती है, कोई सूक्ति जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक भाषा कौशल संप्रेषण में संभाषण में जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर आपको अगर सूक्ति भाषा कौशल प्रयोग दिया होगा तो वो आपका उत्तर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं भाषा शिक्षण विषय व्यवहार विचार। ठीक है, भाषा शिक्षण में विषय में व्यवहार और विचार संबंधित है, तो प्रत्युत्तर संबद्ध संबोधन प्राधान्य। ठीक है, यानी भाषा शिक्षण विषय में व्यवहार और विचार किससे संबंधित है, प्रत्युत्तर, यानी प्रत्युत्तर मतलब पूछना और उत्तर देना, ये प्रत्युत्तर कहलाते हैं। और संबद्ध के यहाँ पे संबद्ध होगा संबद्ध संवर्धन से प्राधान्य। ठीक है, यानी भाषा संबंध जो संबद्ध है प्रत्युत्तर दिए जा रहे हैं वो प्रधान होगा, वो आपका उत्तर सही होगा। छात्र केंद्रित कक्षाया लक्षणम, यानी छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण क्या है, छात्र केंद्रित। तो छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण है कि भाषा संदर्भगत आयोजन सहाय, यानी भाषा के संदर्भगत आयोजन में सहायता करना, ये छात्र केंद्रित कक्षा का लक्षण है। ठीक है, और ये संदर्भगत जहां पे आपको ऑप्शन आएगा ये टैग वर्ड है, ये हमेशा आप सही लगाना, ये 100% आपका उत्तर सही जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं कि संस्कृत पठन पाठन संदर्भ। संस्कृत के पठन पाठन संदर्भ में मतलब पढ़ाने और पढ़ने के संदर्भ में कौन सी युक्ति समीचीन यानी तर्क संगत हो सकती है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा कि नूतन अभ्यासानाम द्वारा अधिकाधिक अभ्यासकार, यानी नए न्यूतन मतलब नए अभ्यास कार्य कराने के साथ साथ अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराया जाए तो संस्कृत में पठन पाठन का संदर्भगत अर्थ निकलेगा। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? पठनम और श्रवणम, मतलब पढ़कर और सुनकर जो ग्रहण किए जाते हैं वो आपके ग्रहणात्मक कौशल की श्रेणी में आते हैं। एक होता है आपका अभिव्यक्ति कौशल, जैसे मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं तो ये भाषण यानी वाचनम और लेखनम ये कैसे हैं? अभिव्यक्ति कौशल हैं। उसके बाद बात करते हैं कि विद्यालय हृदय का, यानी विद्यालय का हृदय क्या होता है? तो विद्यालय का हृदय है पुस्तकालयम, अर्थात विद्यालय का जो हृदय होता है वो पुस्तकालय कहलाता है। इस तरीके के प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम प्रतिदिन आपको 8 बजे वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।